नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप हया जावेद के साथ जुड़ चुके हैं। अभी शायद आपने इनको पहचाना नहीं होगा, ये कौन सी शख्सियत हमारे साथ बैठी है। आज हम पहली बार कोई ऐसा एमएलए है जिनके साथ बात कर रहे हैं। ज़्यादा देर आपको इंतज़ार नहीं करवाएंगे, बल्कि ख़ुद इनका तारुफ जो होगा ये ख़ुद करेंगे। पहले आपका खैर मकदम है। आवाम जानना चाहेगी आपके बारे में थोड़ा सा कि किस शख्सियत से हम बात करना चाहते हैं, और आप अपना तारुफ पहले पूरा देंगे हमारे आवाम को। बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो आपका। मेरा नाम डॉक्टर रामेश्वर सिंह है। मैं डिस्ट्रिक्ट कठुआ की बनी कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन कंटेस्ट करके जीत के आया हूं, और ये मेरा फर्स्ट इलेक्शन था। फर्स्ट टाइम मैंने कंटेस्ट किया है, और एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट मैं जीत कर आया। नाज़रीन, ये वो शख्सियत है जो वाहिद शख्सियत है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट यानी आज़ाद उम्मीदवार जिन्होंने जम्मू से जीत हासिल की। 29 सीटें वहाँ पे बीजेपी के खाते में आई, लेकिन एक सीट जो है वो ये भाग के ले गए। लेकिन देखना यह है कि जहाँ पे आपको 29 सीटें बीजेपी ले जाती है, वहाँ ऐसा शख्स जिसने एक सीट हासिल की, तो हम समझते हैं वाकई तौर पे कि कोई ऐसा काम किया होगा इन्होंने जो वहाँ की आवाम को भाया होगा। यानी कि आवाम ने ये चीज़ मार्क की होगी कि हमारा लीडर जो है वो बनेगा यही एक शख्स जिसने उनके लिए काम किया हो। जो हमारे पास आपका बायोडाटा है, उस एतबार से आप एक सरकारी मुलाजिम थे। पहले ये बताइए कि सरकारी मुलाजमत जब आपको इस्तीफ़ा देना पड़ा, तो आपके मन में थोड़ा सा लचक भी नहीं हुई कि क्या मैं जीत सकता हूँ, मुकाबला बहुत कड़ा होने वाला है। तो क्या आपके मन में थोड़ी सी ये तो नहीं हुई हिचकिचाहट पैदा कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं हार जाऊं तो मेरी नौकरी भी चली गई? देखिए, मैं दो चीज़ों पे विश्वास करता हूँ। पहली तो ये कहते हैं कर्म करो और फल की चिंता मत करो। जी, मैं इस सोच से लेके चला था कि लोग मेरे साथ थे, लोगों की चाहत थी, लोग चाहते थे कि मैं इलेक्शन में आऊं, उनकी आवाज़ को उठाऊं, उनकी प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करूं। तो मैं इस ईमानदारी से और इस उम्मीद से निकला था कि मुझे लोगों की बात को आगे हाईलाइट करना है, लोगों की बात को आगे रखना है। लास्ट में अंजाम जो भी होगा वो देखा जाएगा, लेकिन इलेक्शन ईमानदारी से लड़नी है। क्योंकि काफ़ी टाइम से एक रिवाज बन गया है हमारे समाज में कि पार्टी के नाम पे वोट दिए जाते हैं। पार्टी के नाम पे कोई भी कैंडिडेट आएगा, वो कैंडिडेट लोगों का नहीं होता है, वो पार्टी का होता है। वो लोगों के बीच में जाने से ज़्यादा आज के लीडर पार्टी के दफ्तरों के चक्कर काटना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर पार्टी की टिकट मिल गई तो हम जीते ही हैं, क्योंकि लोग पार्टी के नाम पे वोट दे देंगे। और मैं चाहता था कि उन 10 सालों में जो पार्टी के नाम पे जीते हुए कैंडिडेट हैं, उन्होंने कितनी तरक्की की है, कितना डेवलपमेंट किया है, और समाज को क्या दिया है। और ड्यूरिंग इलेक्शन पार्टी के लीडर्स हेलीकॉप्टर से बड़े बड़े लीडर उतारते हैं, पैसा बांटते हैं, आने वाले टाइम के लिए नई योजनाएं का प्रॉमिस करते हैं। लेकिन मैं उनको याद दिलाना चाहता था लोगों को कि पिछले 10 साल पहले जो उन्होंने प्रॉमिस किए थे, उनमें से कितने फुलफिल हुए हैं। ये 10 साल पहले जो आपके बीच में एक उम्मीद की किरण जगा के आए थे, उनमें से कितनी उम्मीद की किरण ये पूरी कर पाए हैं, मैं वो लोगों के बीच में लाना चाहता था। और लोगों ने समझा इस चीज़ को, लोगों ने इस चीज़ को बखूबी से इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि नहीं, जो लीडर अभी हमसे वोट मांगने आए हैं ये वही लीडर हैं जो पहले भी हमें यही बातें बोल के गए हैं, लेकिन मिला कुछ नहीं है। और लास्ट में लोगों ने एक लीडर को एक्सेप्ट किया, पार्टी को एक्सेप्ट नहीं किया। और मैं इसके लिए अपनी जनता का, बनी कॉन्स्टिट्यूंसी के पूरे लोगों का, चाहे वो भंडार से लेके गोडू फलाल तक जितने लोग हैं, उन सभी जनता का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और सत्य में जीत जयते, कहते हैं सत्य की जीत होती है, और फाइनली सत्य की जीत हुई। फाइनली ये बताइए हमें कि जो आपका मुकाबला था, किन से था मुकाबला, और ये मुकाबला कितना सख्त लगा था जब आप मैदान में उतरे? उस वक्त क्या फीलिंग्स थी आपको जबकि वोट पड़ रहे थे, तो उस वक्त क्या समझ रहे थे आप? देखिए, मैं सच बोलूँ तो स्टार्टिंग में मुझे कोई कंपटीटर नहीं लग रहा था। मुझे नहीं लगता था कि मेरा कंपटीशन किसी के साथ है। ऐसे तो बीजेपी के कैंडिडेट थे वहाँ पे, कांग्रेस के कैंडिडेट थे, डीपीएपी के कैंडिडेट थे, कुछ आज़ाद उम्मीदवार भी थे। लेकिन स्टार्टिंग में मुझे नहीं लगता था कि कोई इतना स्ट्रांग कंपटीशन हो पाएगा,
लेकिन लास्ट डे तक आते आते काफ़ी सारा इन्फ्लुएंस हुआ। बीजेपी के लीडरों ने अपने कैंडिडेट की सपोर्ट इतने बखूबी से की, इतना ज़ोर लगाया, पूरा दिल्ली वहाँ पे पहुँच गया और पूरा जम्मू कश्मीर उस सीट पे इन्वॉल्व हो गया। तो आते आते कहीं ना कहीं मेरा कंपटीशन बीजेपी के साथ हो गया और एक टफ कंपटीशन रहा, लेकिन फाइनली जीत फिर भी हमारी ही हुई। ये बताइए कि आपके कॉम्पिटिटर जो थे आज तक कौन सी हस्तियां आपके इलाके में जीती है और आज उन सभी पे आपने बाजी मार ली। थोड़ा सा वजाहत करें कि कौन से अफराद जो है आज तक इलेक्शन वहाँ पे जीते हैं, ये बताइए। मेरे से पहले जो बनी से जीते थे वो एक्स MLA बीजेपी से थे, श्री जीवन लाल हलाल जी, और एक न्यू कैंडिडेट थी हमारी कांग्रेस से काजल जी। DPAP से नेक कैंडिडेट थे एक श्री गौरीशंकर जी, और कुछ आज़ाद उम्मीदवार थे वहाँ पे। तो लेकिन कंपटीशन जो मेरा एक्स MLA जीवन लाल जी थे बीजेपी से, उन्हीं के साथ था। अभी फ़िलहाल आप श्रीनगर में हैं, ये बताइए कि जो यहाँ पे आपने देखा कि क्या रुझान रहा। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लगभग हम कह सकते हैं कि स्वीप ही कर दिया, अलायंस साथ थी, तो हम कह सकते हैं कि सारा कुछ उनकी ही झोली में आ गया। अभी क्या आप यहाँ जो सरकार बनने वाली है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की, क्या आप उनको हिमायत दे रहे हैं? देखिए, जब मैं इलेक्शन में, मुझे जिताने वाली जनता है, मुझे किसी पार्टी ने नहीं जिताया, किसी दिल्ली के लीडर या जम्मू के लीडर ने नहीं जिताया, मुझे जिताने वाली जनता है। और मेरे फैसले, जब मैं इलेक्शन में उतरा था, मैंने उनसे एक कमिटमेंट की थी, मेरे जो भी फैसले होंगे बनी को लेके वो लोगों से पूछ के किए जाएंगे जी। और ये मेरी जनता का फैसला था कि जीतने के बाद जिसकी भी सरकार बनेगी, चाहे वो किसी भी पार्टी की होगी, आप उसको समर्थन देंगे। तो लिहाजा अभी बिल्कुल क्लियर है पिक्चर कि सरकार जो है वो NC की बनने वाली है, NC मेयर रोल में रहेगी। तो हमने अपना समर्थन जो है वो NC को दिया है। जिस तरीके से आप जीते हैं वो साफ जाहिर होता है कि आपके साथ पब्लिक है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि वोटों ने जाहिर कर दिया कि पब्लिक आपके साथ है। अभी कुछ जहन में कुछ ऐसी भी चीज़ें होती है कि जिन लोगों ने आपके खिलाफ भी वोट डाला होगा, लेकिन अब की बार हम समझते हैं कि आपके जहन में कभी ये सवाल तो नहीं पैदा हो जाएगा कि कुछ लोगों ने हमारे लिए वोट नहीं डाले तो भला ये हमारे साथ नहीं थे, इनका काम करना है नहीं करना है, ऐसे सवाल तो नहीं पैदा होते हैं अब आपके जहन में? देखिए, आज जो बनी से एक्स MLA के जीतने का एक मैं समझता हूँ कि कारण जो रहा वो शायद एक यही कारण रहा था कि कुछ उन लोगों को इग्नोर किया गया, कुछ उन लोगों के की बात सुनवाई नहीं की गई जिनको वोट नहीं मिला, भेदभाव है ना। हाँ, ये चीज़ें हुई और मैं नहीं चाहता कि वही उसी रास्ते पे मैं भी चलूँ, जिस रास्ते पे, क्योंकि उस रास्ते पे चलने का अंजाम मिल गया वो हार की तरफ जाता है वो रास्ता। और आज मेरा पॉलिटिकल कैरियर में एक शुरुआत है और मैं शुरुआती तौर पे हारना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि एक लंबी सियासत हो, अच्छी सियासत हो, और वो तभी हो पाएगी जब मैं बनी कॉन्स्टिट्यूंसी की हर एक जाति और हर बरादरी और हर धर्म के आदमी को बिना ये फ़र्क किए कि कौन मेरा वोटर है और कौन नहीं है, हर एक को साथ में लेके चलूँगा। चाहे जिसके भी मसले होंगे, जिसके भी प्रॉब्लम्स होगी, बिना वोट बैंक को देख के, बिना अपनी पार्टी को देख के, हर एक के मसले उसी तरीके से हल किए जाएंगे जितने एक वोटर के किए गए हैं उतने ही नॉन वोटर के भी किए जाएंगे। मेरे नज़र में कोई भी आदमी इस चीज़ से नहीं नापा तोला जाएगा कि इसने मुझे वोट दिया है या नहीं दिया। रामेश्वर जी, एक बात ज़रूर कहेंगे, यहाँ पे एक जिस वजह से आपकी जीत हुई, हम समझते हैं कि आपने जो पहले ही लोगों के दिल जीत लिए थे वो आपकी जीत है, ये हम मानते हैं ज़रूर। लेकिन ये बात भी सही होगी कि आपको पूरा कुछ मालूम होगा कि आपके इलाके में लोगों की क्या प्रॉब्लम्स है, क्योंकि आप जब मैदान में उतरे थे तभी लोगों ने आपको विश्वास दिया, वोट से विश्वास दिया कि हम आपको जिताएंगे। तो पहले ही आपके मन में होगा कि मुझे क्या क्या चीज़ें करनी है। अभी जब हुकूमत बनेगी तो मुझे लगता है कि पहली प्रायोरिटी आपकी क्या होगी इलाके की? देखिए, हम जम्मू कश्मीर, पूरा ही जम्मू कश्मीर जो है वो एक चीज़ को लेके काफ़ी क्राई करता है कि हमारे यहाँ डेवलपमेंट कम हुई है। श्रीनगर में भी ये चीज़ें इश्यूज उठते हैं कि डेवलपमेंट कम हुई है, लेकिन मैं श्रीनगर में सेकंड टाइम आया हूँ और फर्स्ट टाइम मैंने श्रीनगर में इतना घूमा है। लेकिन श्रीनगर को देख के मुझे लगता है कि हम जिस इलाके में रहते हैं, बनी, भंडार, लोही मल्हार, गोटू फलाल, उन इलाकों को इनके साथ कंपैरिजन किया जाए तो हमें लगता है कि हम लोग आज भी कम से कम 500 साल पीछे रह चुके हैं। अब यकीन नहीं मानेंगे, आज भी हमारे इलाके में कुछ मिडिल स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे पूरा मिडिल स्कूल एक टीचर चला रहा है।
आज भी वहाँ पे कुछ स्कूल ऐसे हैं, हाई स्कूल में एक बच्ची को पढ़ने के लिए 4 घंटे पैदल जाना पड़ता है, और 4 घंटे जाने में और 4 घंटे आने में लगते हैं, और जंगलों से होके जाना पड़ता है। और वहाँ पे उसका एक बाप, उस बेटी का बाप, सुबह जब वो बेटी स्कूल जाती है तो वो तब तक बेटी जब तक घर नहीं आती तब तक परेशान रहता है कि मेरी बेटी सही सलामत घर पहुँचेगी या नहीं पहुँचेगी। आज हम देश की आज़ादी के 75 साल होने के आ चुके हैं, लेकिन आज भी हम अपने गांव के उस बाप को एक इतनी हिम्मत नहीं दे पाए, एक उम्मीद नहीं दे पाए कि हम हैं यहाँ पे आपकी बेटी की सुरक्षा के लिए, हम हैं यहाँ पे आपके होते हुए, हमारे होते हुए, हमारी सरकार के होते हुए आपको चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है, अब निश्चिंत रहिए और आराम कीजिए। लेकिन आज भी हमारे वहाँ का एक बाप सुबह से लेकर शाम तक बेटी की चिंता में रहता है कि वो सही सलामत घर पहुँच पाएगी या नहीं पहुँच पाएगी। सड़कें नहीं हैं बिल्कुल, हमारे वहाँ पे मैक्सिमम 80% एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे बिजली के पोल आज भी लकड़ी के खंभों के ऊपर हैं। लेकिन आज यहाँ पे आगे श्रीनगर पे वही पोल एक देखने को मुझे यहाँ पे भी मिल गया जो पीछे आपके लगा है लकड़ी का, लेकिन वहाँ तकरीबन ऐसे ही पोल हैं, सारे पोल ऐसे हैं। और कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ पे आज तक बिजली ही नहीं पहुँच पाई है, जहाँ पोल्स ही नहीं है। और एक गाँव ऐसा है, मैं बोलना चाहता हूँ, वहाँ पे हमारे सदरोता में एक गाँव ऐसा है जहाँ पे लोगों ने अपने पैसों से बिजली की तार ली, खंबे लगाए और बिजली लगाई, और जब बिजली पहुंच गई तो वहां पे बिजली डिपार्टमेंट वाले पहुंच गए बिल लेने के लिए कि हमें पैसे दिए जाएं। हमारे वहां पे 2 ब्लॉक हैं, लोही मल्हार और डुगैनी, जहां पे आज तक डिग्री कॉलेज ही नहीं मिला। एक डिग्री कॉलेज ऐसे है जहां पे सिर्फ आज तक सिर्फ नॉन मेडिकल पढ़ाया जाता है, मेडिकल और नॉन मेडिकल का वहाँ सब्जेक्ट ही नहीं है। इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं कि मैं आपको बोलूँगा, कभी आप गलती से हमारे इलाके में आएंगे, मैं आपको घुमाऊँगा, आप बोलोगे यार इन लोगों को आज भी गुलामी में जी रहे हैं, और आज हम भी उसी गुलामी से में जी रहे हैं। और मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी ये रहेगी कि आज भी उन लोगों को उस गुलामी से बाहर निकाला जाए। नाज़रीन, कहानी तो आपने सुनी, मज़ीद क्या कहें हम। इन्होंने खुद अपने इलाके के बारे में आपको तारुफ दे दिया कि इनका इलाका अभी कितना पीछे है, जहाँ पे यहाँ सरकार दावा करती है कि तरक्की हुई है, इनका कहना है कि हम 500 साल पीछे हैं। तो ऐसे अशखास अगर अब मैदान में आ चुके हैं, पब्लिक यहाँ पे तवक्का करती है कि उनके तवक्कात पे ये लोग खरा उतरेंगे। अभी नौजवान है ये, हम भी उम्मीद करते हैं कि आने वाला कल जो होगा वो उन लोगों को इस बात की ज़मानत देगा कि रामेश्वर जी खड़े हैं हमारे लिए, और जो भी उनकी ज़रूरतें हैं वो अब पूरी हो जाएंगी। हम भी अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि जिस तरीके से ये इन्होंने जीत हासिल की वो एक बहुत बड़ी जीत है। एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो आपको हम आज दिखा रहे हैं, इसलिए हम इनके पास आने के लिए मजबूर हो गए कि वाहिद एक कैंडिडेट है जो वहाँ से जीत के आया है, ताकि हम लोगों को भी बताएं कि इनके दिल की तमन्ना क्या है और किस एतबार से ये इलेक्शन में उठे, अपनी नौकरी को अलविदा कहा, ये जान के कि खाली इतनी तमन्ना थी इनके दिल में कि जो हमारे लोग पीछे है, अभी जो इनकी प्रॉब्लम्स है उन्हें हल किया जाए। रामेश्वर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने का। थैंक यू।